Hello, I welcome you all to our YouTube channel. If you are in final or pre-final year of your engineering electrical branch, and if you are looking for innovative project ideas for your final year project, then this video is helpful to you. So let's start today's video. नाउ मोस्ट फेवरेट स्टूडेंट्स का फेवरेट दैट इज आर्डिनो। अगर आप आर्डिनो बेस्ड प्रोजेक्ट करना चाहते हो और अगर आपके फैकल्टीज को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप डेफिनेटली यूज कर सकते हो आर्डिनो बेस्ड प्रोजेक्ट। सो आर्डिनो अगर आप यूज करोगे, पहली बार फिर से एक बार, आर्डिनो की फ्रीक्वेंसी यहाँ पर डिपेंड रहेगी कि आप कितनी फ्रीक्वेंसी पे आर्डिनो को वर्क करना चाहते हो। लेटेस्ट से अगर आपकी आर्डिनो की फ्रीक्वेंसी मुझे याद है कितने मेगाहर्ट्ज है, तो यहाँ पर 16 मेगाहर्ट्ज है, तो यहाँ पर भी वही लिमिटेशन आगे खड़ी हो जाएगी कि आप एक एसपीडब्ल्यूएम अगर पल्सेस जनरेट करना चाहोगे, आप साइन को ट्रायंगल लेके जनरेट करोगे, इजीली जनरेट कर पाएंगे। पर जैसे ही आप दूसरे पल्स या तीसरे फेज या चौथे फेज, मल्टीफेज में अगर आप काम कर रहे हो और 5 फेज के लिए अगर एसपीडब्ल्यूएम कर रहे हो, तो ये आपका फिर से आपका फेल हो जाएगा। आपको इसकी फ्रीक्वेंसी भी डिसाइड करनी होगी और देखनी होगी कि कितनी फ्रीक्वेंसी पे ये ऑपरेट कर रहा है। मुझे जहां तक एक्सपीरियंस है, हम 64 मेगाहर्ट्ज आर्म कॉर्टेक्स पे काम कर रहे हैं या 128 मेगाहर्ट्ज पे काम कर रहे हैं, तो हम जाके अप्रोक्सीमेटली 10 किलोहर्ट्ज, वहां पर भी हम 10 किलोहर्ट्ज से ऊपर नहीं जा रहे। मतलब कि अगर मेरी क्रिस्टल फ्रीक्वेंसी 128 मेगाहर्ट्ज है, ओके, मेरी क्रिस्टल फ्रीक्वेंसी या ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी, क्रिस्टल फ्रीक्वेंसी तो नहीं, ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी जो बस की फ्रीक्वेंसी है 128 मेगाहर्ट्ज है, तो मैंने जो हमारा जो एसपीडब्ल्यूएम और एसपीडब्ल्यूएम में मैंने जो स्विचिंग फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम अचीव की है, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 10 किलोहर्ट्ज। तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। चलिए अब यहाँ पे दूसरे प्रोजेक्ट की तरफ आ जाते हैं, दैट इज योर स्पीड कंट्रोल ऑफ बीएलडीसी मोटर। सो दिस इज अ पॉल्यूशन मॉनिटरिंग कंट्रोल सिस्टम। सो ये आप लोगों का काफी फेवरेट टॉपिक भी हो सकता है, दैट इज क्वाडकॉप्टर। सो क्वाडकॉप्टर जब भी आप सिलेक्ट करो, यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन आते हैं। क्या आप खुद उसका फ्लाइट कंट्रोलिंग और पूरा के पूरा प्रोग्रामिंग करना चाहते हो? अगर आप पूरा के पूरा माइक्रो बीएलडीसी के स्पीड कंट्रोल वाला पूरा के पूरा फ्लाइट कंट्रोलर अगर आप डिजाइन करना चाहते हो, तो उसके साथ और कोई भी चीज ऐड मत करना। दिस विल रिक्वायर अ वेरी लॉन्ग लेंथी प्रोजेक्ट, ठीक है। सो एक साल आपको डेडिकेटेड सिर्फ उसके प्रोग्रामिंग में चाहिए, और यहाँ पर भी आपको एक हाई एंड कंट्रोलर चाहिए। आप 8051 से बीएलडीसी की स्पीड कंट्रोल, इसकी स्पीड कंट्रोल का प्रोग्रामिंग नहीं कर पाओगे, ये चीज ध्यान में रखना। या तो आप दूसरा ऑप्शन कर सकते हो, जैसे कि आप क्वाडकॉप्टर और फ्लाइट कंट्रोलर सब कुछ डायरेक्टली परचेस कर दो और उसका कॉम्बिनेशन आप यूज कर लो लेटेस्ट से आर्डिनो के साथ। यहाँ पे आप आर्डिनो के साथ आप कुछ सेंसर्स कनेक्ट कर सकते हो एंड यू कैन डू योर डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोजेक्ट। जैसे कि एक प्रोजेक्ट हमने यूज किया था, दैट इज पॉल्यूशन मॉनिटरिंग सिस्टम। सो इन दिस पर्टिकुलर केस व्हाट वी आर डूइंग, वी आर एक्चुअली fabricated, or we are actually attaching some sensors over here, so that sensors are actually measure some air quality index. So we can use this type of project. So air ki quality kitni hai, whether there will be some pollutions or not, so every parameters are going to be measures, and that parameters we are using for IoT purpose, right? So this is IoT modules also we have used, and we can monitor this thing. So you can use this type of we can also think about, in that time हमने ये भी सोचा था कि let us include water monitoring, okay, so water quality monitoring also. But the thing is that the sensor that require for water quality, that is quite costly. So वहाँ पर water quality के काफी costly जो sensors थे वो हम purchase नहीं कर पाए, and that's why we actually stop with only air quality, measurement of air quality. इस टाइप के प्रोजेक्ट का एक और एडवांटेज मैं आपको बता दूं, आप काफी पैरामीटर्स लेते हो, राइट? आप ह्यूमिडिटी मेजर करते हो, टेम्परेचर मेजर करते हो, आप एयर के अंदर एयर क्वालिटी इंडेक्स मेजर करते हो, आप ऑक्सीजन इंडेक्स यहाँ पे मेजर करते हो। तो अगर आप इतने सारे पैरामीटर्स मेजर करते हो तो आपके फेलियर होने के चांस कम हो जाते हैं। पर इस केस में अगर आप सिमुलेशन ना भी करो तो कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, आप डायरेक्टली जंप कर सकते हो हार्डवेयर साइड, क्योंकि आप श्योर हो कि फाइनल आउटपुट आपका आना ही आना है, ठीक है। और जो भी डेटा लेते हो अल्टीमेटली आप उसे कोई ना कोई वेबसाइट के थ्रू आप मॉनिटर और उसको कंट्रोल कर सकते हो। कंट्रोल तो नहीं, आप एटलीस्ट मॉनिटर कर सकते हो। सो कंट्रोल तो हम नहीं कर सकते, वी कैन ओनली मॉनिटर दैट थिंग। सो दिस इज आल्सो यू कैन थिंक अबाउट दैट। राइट नाउ इन कोविड सिचुएशन एक और आइडियाज है, जो अगर आप कोविड सिचुएशन की अगर बात करो, तो अभी अगर हमें किसी भी
कम्युनिटी के अंदर कोरोना कितना है वो मेजर करना है, तो ड्रेनेज सिस्टम जहां से आपका पानी का आउटलेट जाता है वहां पर वाटर कलेक्शन सिस्टम होता है। तो अगर किसी, मान लो कि किसी रिवर साइड पे जहां पे आप खुद तो जाके वाटर कलेक्ट नहीं कर सकते, तो वहां पर ये जो आपके ड्रोन या क्वाडकॉप्टर से वो वहां पर जाके आपकी वाटर कलेक्ट कर सकते हैं। उसके बेस पे भी आप डिसाइड कर सकते हो कि आपके कोरोना के जो वायरस है वो वहां पर प्रेजेंट है कि नहीं। सो और यहाँ पर आप वाटर को सिर्फ कलेक्ट कर सकते हैं। मेजरमेंट और जहां तक क्वालिटी की बात है, मैंने आपको कहा कि इसके सेंसर काफी कॉस्टली होते हैं। सो ये आपके ऊपर है कि आप कितना इसके अंदर और ऐड कर पाते हो। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज दैट वर्टिकल क्राउलर रोबोट। सो ये जो प्रोजेक्ट है ये हमने लास्ट ईयर ही डिजाइन किया हुआ था। दिस इज ओके। एक और बात बताना आपको भूल गया, वो जो पूरा प्रोजेक्ट है वो आप घर पर किसी भी आपके किसी भी लैब इक्विपमेंट के बिना कर सकते हो। यहाँ पे आपको किसी भी चीज की जरूरत नहीं होगी। चलिए अब नेक्स्ट की बात करें, दैट इज वर्टिकल क्राउलर रोबोट। ये प्रोजेक्ट भी ऐसा है कि आप पूरा के पूरा घर पे बैठ के बना सकते हो। आपको इसमें कॉलेज की कोई जरूरत नहीं रहेगी, आपको ना ही कॉलेज के कोई इक्विपमेंट या कोई सप्लाई सिस्टम या 3 फेज ट्रांसफॉर्मर्स किसी की भी जरूरत नहीं रहेगी। सो दिस इज वर्टिकल क्राउलर रोबोट। ये हमने लास्ट टाइम डिजाइन किया था। ये जो था पूरा इंडस्ट्री डिफाइंड प्रोजेक्ट था। सो यहाँ पर एक कंपनी नेम है दैट इज रोलकॉक्स जो इसे सपोर्ट कर रही थी। सो फाइनेंशियल पूरा सपोर्ट हमें यहाँ से मिला था। सो इसकी इस प्रोजेक्ट की कॉस्ट भी थोड़ी हाई हो गई थी, दैट इज अराउंड 30 to 45,000। मैंने आपको एक बात बताई थी, आप डीसी मोटर का डायरेक्ट किसी भी जगह पर कंट्रोल का टॉपिक मत लेना। सो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये यहाँ पे हमने छोटी छोटी डीसी मोटर्स लगा के रखी हुई है फॉर स्पीड कंट्रोल पर्पस। और इसका जो स्पीड कंट्रोल है वो अगेन आर्डिनो से हम कर रहे हैं। सो वैसे आप कर सकते हो आर्डिनो बेस, इस तरह के प्रोजेक्ट आप ले सकते हो, पर आप ऐसा मत करना कि आर्डिनो बेस 4 क्वाड्रेंट कंट्रोल ऑफ डीसी मोटर, नहीं अच्छा लगेगा। ठीक है, अब आप यहाँ पर देखोगे। ओके, सो ये जो पूरी सिस्टम है वो कहां पर यूज होती है? सो दिस सिस्टम इज यूज्ड टू मॉनिटर द थिकनेस एंड एनी डिफेक्शन इन एनी टाइप ऑफ टैंक। सो ये जो मेरा वर्टिकल क्राउलर रोबोट, ये जो वर्टिकल क्राउलर रोबोट है, ये पूरा जो डेवलप किया हुआ है ये सारे मैग्नेट्स है। दिस ऑल आर मैग्नेट्स। ओके, एंड यू वांट टू मेजर द थिकनेस। सो ये जो थिकनेस मेजर करने के जो इक्विपमेंट है, फिर से एक बार बता दूं, ये जो पूरे जो मॉनिटरिंग इक्विपमेंट है काफी कॉस्टली है और जो पूरे के पूरे कंपनी के पास है और हम उसे यूटिलाइज कर रहे हैं, उसके बिना इसकी कॉस्ट अराउंड 30 to 40 के जैसी हुई है। ठीक है, और इसकी अगर डिटेल वीडियो चाहिए तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सो यहाँ पर जो हमने द प्रोजेक्ट इंटेंशन इज टू मेजर द थिकनेस ऑफ दिस पर्टिकुलर टैंक। सो एट डिफरेंट डिफरेंट लेवल ऑफ दिस टैंक यू कैन मेजर द थिकनेस एंड यू कैन ऑल्सो इंस्पेक्ट। सो यहाँ पे एक कैमरा भी अटैच किया हुआ है और वो कैमरा इस जगह पे आपको नहीं दिख पाएगा और इसे मैं जूम नहीं कर पाऊंगा, पर यहाँ पर एक कैमरा अटैच किया हुआ है और नीचे से आप इसे मॉनिटर कर रहे हो कि आपके कैमरे के अंदर यहाँ पर पूरा के पूरा आप इसका फिजिकल इंस्पेक्शन कर रहे हो। अगर आप नॉर्मली एक बड़ी सी टैंक आप एज्यूम कर लो, तो अगर तो उसको पूरी मेजर और उसको पूरा के पूरा उसकी डिफेक्ट्स चेक करनी है, बिकॉज ऑफ कोरोसिव मटेरियल इट मे बी पॉसिबल इट थिकनेस इज गोइंग टू बी रिड्यूस as time goes on. So what you have to do, you have to inspect regularly. So आप उसका पूरा स्कैप होल्डर लगा के अगर पूरे हर एलिमेंट पे अगर आप उसके थिकनेस मेजर करोगे तो दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी कॉस्टली प्रोजेक्ट। सो यहाँ पे हम क्या करते हैं, आप एक 3 या 4 मजदूर को लगाते हो, स्कैप होल्डर लगाते हो, उसके बाद आप उसकी थिकनेस मेजर करते हो, उसकी जगह पर ये चीज क्या करेगी, आपकी उसकी पूरी के पूरी इंस्पेक्शन कर लेगी। सो ये प्रोजेक्ट हाल ही में हमने बनाया हुआ है और ऑलमोस्ट सब कुछ कवर हो चुका है। अब मेरा टारगेट इसको वायर से वायरलेस बनाने का है कि ये पूरी जो चीज है वो वायर से वायरलेस हो जाए। और कुछ और डिफेक्ट है जैसे कि 12 या 15 मीटर के बाद ये इतना ऊपर नहीं जा पाता है, साथ साथ में तो मैं उसे भी रिमूव करने की कोशिश करूंगा। एनीवे, चलिए आगे बढ़ते हैं। सो दिस इज ऑल्सो वायरलेस रोबोट यूजिंग लोरा मॉड्यूल। सो ये भी मेरे ही एक स्टूडेंट ने बनाया हुआ है, हालांकि इसमें मेरा कोई भी हाथ नहीं, पूरा के पूरा उसी ने बनाया हुआ ये मॉड्यूल है। सो इसकी भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यहाँ पे मैं जो बात करने चाह रहा हूँ ये लॉन्ग रेंज। ओके, हम लोगों ने काफी प्रोजेक्ट देखे हुए जो जीएसएम बेस, आपको आप जब भी नेट पे या गूगल पे सपोर्ट करोगे आपको जीएसएम बेस काफी प्रोजेक्ट मिल जाएंगे। और वो जब आप लिखते हो टॉप 10 आइडियाज या टॉप 20 आइडियाज, और वो आपको जो प्रोजेक्ट मिलते हैं, आप यहाँ पे बैठे बैठे इंडक्शन मोटर स्टार्ट कर सकते हैं या आप लाइट की इंटेंसिटी कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये सारे जो प्रोजेक्ट आपको मिलते हैं
मुझे कोई प्रॉब्लम या दिक्कत नहीं है, पर जो आप रेडीमेड यूज करते हैं, आप अगर 10 दिन अगर इंटरनेट यूज करो तो आपको सेम टॉपिक मिलते हैं, तो क्या 10 या 12 साल से जो फैकल्टी आपके प्रोजेक्ट को एग्जामिन करता है, क्या उसे नहीं पता है ये मॉड्यूल? कितनी बार हम ये प्रोजेक्ट देख देख के बोर हो चुके हैं। ठीक है, आप लाइट की जो प्रोजेक्ट है कि आप घर में जाओ और लाइट चालू हो जाए, पीआईआर सेंसर पे जो आप लोग काम करते हो, दैट इज कि आप घर में गए और लाइट चालू हो गई। सो वो सारे प्रोजेक्ट ठीक है, पर अब अगर आप काम करना चाहते हो तो ये सब चीजें जो है, आप कम्युनिकेशन नेटवर्क तो एटलीस्ट इंप्रूव कर दीजिए। सो अभी जो ट्रेंडिंग जो कम्युनिकेशन नेटवर्क है, दैट इज लॉन्ग रेंज नेटवर्क, राइट, जो आप लोरा बेस्ड मॉड्यूल कहते हो, जिसके अंदर टीसीएस भी काफी काम करता है। तो ये मैंने पूरी एक लिंक दे रखी हुई है। सो जो भी स्ट्रीट लाइट प्रोजेक्ट है आजकल, जो भी स्ट्रीट लाइट प्रोजेक्ट है, वो सारे के सारे लोरा बेस्ड जो कई सिटीज में इम्प्लीमेंट हो चुके हैं, इन गुजरात, अहमदाबाद और शायद बड़ौदा में इम्प्लीमेंट हो चुके हैं। सो आपकी जो भी स्ट्रीट लाइट है, जितनी भी स्ट्रीट लाइट है, सारी के सारी जो कंट्रोल होती है वो एक ही मॉड्यूल से, इसकी रेंज काफी हाई है। और इसकी सबसे बड़ी जो खासियत है, दैट इज दिस पावर कैपेबिलिटी। एक बार आप चार्ज करो, 3 या 4 या 5 साल तक इसे चार्ज करने की इसकी बैटरी को जरूरत नहीं है। सो इसके बेस पे आपको काफी प्रोजेक्ट इनकी वेबसाइट पे भी मिल जाएंगे, जैसे कि आप एनर्जी मीटर रीडिंग, ठीक है, एनर्जी मीटर रीडिंग में आपको जो पुराने आपके जो जो आप देखते हो, मैं उस कन्वेंशनल की बात नहीं कर रहा हूँ। एनर्जी मीटर रीडिंग के अंदर आप क्या कर सकते हो, आप मीटर को रीड करके पूरा के पूरा उसका जो है एवरी वन, वो इसका सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है लोरा मॉड्यूल का, कि ये जब जरूरत हो तभी काम करेगा। फॉर एग्जांपल, अगर 24 घंटे में आपको पूरा दिन तो उसके मॉड्यूल की रीडिंग लेने की जरूरत नहीं है। आप मान लो कि अगर आपको सिर्फ एनर्जी मीटर रीडिंग की बात करूं, तो पूरे मंथ में आपको एनर्जी रीडिंग की एक ही महीने में, पूरे महीने में एक ही बार जरूरत पड़ेगी। तो ये जो मॉड्यूल है वो उसी वक्त ऑन होगा, और उसी वक्त ऑन होके आपकी पूरी रीडिंग ले लेगा, और वो जो भी रीडिंग होगी वो आपके लोरा बेस्ड जो भी आपकी ट्रांसमिशन नेटवर्क है वहां पे कन्वर्ट करके भेज देगा। सो दिस इज लोरा बेस्ड। और दूसरे काफी सॉल्यूशंस है, आप मेजरमेंट पे काफी कुछ काम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए कि आपके पास एक पूरी बिल्डिंग है, और उस पूरी बिल्डिंग में आपके पास 100 लोग रहते हैं, और आप चाहते हो कि हर जो पर्सन है उसका वाटर कंजप्शन या एनर्जी कंजप्शन, आप चाहते हो कि उसका जो बिलिंग हो वो भी उस वाटर कंजप्शन के ऊपर हो। सो वहां पर भी आप इस तरह के मॉड्यूल को यूज कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं कि आप लेटेस्ट से आपने इतना पानी कंज्यूम कर लिया है पर फैमिली, तो आप उसका कट आउट कर सकते हो, क्योंकि आप चाहते हो कि ऐसा कैसे हो कि कोई इंसान एक घर में 2 लोग रह रहे हैं, और दूसरा उसी घर के दूसरे बाजू में पड़ोस में 20 लोग ले रहे हैं, और 20 लोग जो वाटर कंज्यूम कर रहे हैं और जो 2 लोग कर रहे हैं, दोनों सेम मेंटेनेंस क्यों दें? तो उस केस में आप इस तरह के कोई अरेंजमेंट और इस तरह के कोई स्मार्ट एप्लीकेशन भी यूज कर सकते हैं। हालांकि मेरा ये टॉपिक पूरा का पूरा मशीन पे था, पर हम थोड़े से डाइवर्ट हो चुके हैं, यहाँ पे हम इस मॉड्यूल की बात कर रहे हैं इसकी वजह से। एनीवे, चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ जब अब आर्डिनो की बात निकली है, तो नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट द कोविड बेस्ड प्रोजेक्ट आल्सो। कोविड बेस्ड आपको काफी प्रोजेक्ट मिलेंगे, पर इसकी भी एक लिमिटेशंस है। ठीक है, जैसे कि आप मान लीजिए ये आपने ऑटोमेटिक सैनिटाइजर मशीन बनाया हुआ है, ये भी मेरे एक स्टूडेंट ने बनाया हुआ है। सो उसकी भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सो अगर आप इस तरह के प्रोजेक्ट यूज करते हो तो ये एक स्मॉल डिप्लोमा प्रोजेक्ट के लिए मेरे हिसाब से ठीक रहेगा, बट आप फाइनल ईयर के लिए सिलेक्ट नहीं कर सकते। काफी ऐसे प्रोजेक्ट आइडियाज जो कोविड के लिए आपको एक टाइम देना है, और आपको सोचना है कि क्या वो प्रोजेक्ट सही में आपके फाइनल ईयर के लिए वर्थ है कि नहीं। जैसे मैं आपको एक बात बता दूं, एक काफी अच्छा प्रोजेक्ट मैंने देखा हुआ था। लेटेस्ट से आपके पास आर्डिनो है, और यहाँ पे आपने एक आईआर सेंसर फिट कर दिया हुआ है। ठीक है, ये आपके पास आईआर सेंसर है। अब आप यहाँ से डिस्टेंस मेजर करते हो, ठीक है। सो अब आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, ये डिस्टेंस के बेस पे आप इलेक्ट्रिसिटी कंट्रोल कर सकते हो। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, ये आप यहाँ पे आपका टच कुछ भी नहीं होगा। सो दिस इज ऑल्सो यू कैन से दैट टचलेस। सो ये आपका पूरा टचलेस जो होगा आपका होम ऑपरेटिंग सिस्टम हो जाएगा। सो यहाँ पे आपको कुछ भी टच नहीं करना है। सो अगर ऐसे कोई प्रोजेक्ट लेते हैं, आपको कैसे करना है वो मैं बता देता हूँ। लेटेस्ट से आप यहाँ पे हाथ रखते हो, अब जैसे ही आप यहाँ पे हाथ रखते हो तो ये आपका डिस्टेंस मेजर करेगा। सो लेटेस्ट से ये आपका मान लीजिए कि आपका आ गया है 2 मीटर। सो 2 मीटर पे आप डिसाइड कर सकते हो कि आपके घर का है। जब आप मेजर करके वापस जाते हो, सो इसके पास रीडिंग आ जाएगा कि वेदर इट इज इन रेंज इन बिटवीन 2 मीटर। कोई भी आप एक रेंज ले लीजिए 0 to 2 मीटर। सो उससे आप क्या कर सकते हो, एक्शन, आप क्या एक्शन ले सकते हो, आप डिजिटल राइट करके आपके घर की कोई लाइट या आपके घर का कोई फैन यूज कर सकते हो। मान लीजिए लाइट के लिए आपने 2 मीटर रख दिया हुआ है, तो आप एक काम कीजिए, आपका हाथ थोड़ा सा अगर आप नीचे रखोगे, तो अब यहाँ पर जो आपका आईआर जो मेजर करके डिस्टेंस देगा लेटेस्ट से 3 मीटर।
सो 3 मीटर के केस में आप क्या कर सकते हो, आप आपके घर का फैन यूज कर सकते हो। तो यहाँ पर देखो आप कि आपने पूरा के पूरा जो सिस्टम बना के रखा हुआ है, दे ऑल आर वर्चुअल सिस्टम। आप यहाँ पे कोई स्विच नहीं रखी हुई है, ठीक है, आपका सिर्फ आईआर सेंसर है, आप उसके नीचे हाथ रखते हो, जिस तरह से आप यहाँ पर हाथ रखते हो, ठीक है, इसी तरह से आप आईआर सेंसर के नीचे यहाँ पे हाथ रखोगे तो आपके घर की लाइट स्टार्ट हो जाएगी। उससे थोड़ा नीचे आपके हाथ रखोगे तो आप यहाँ पे आपके फैन स्टार्ट हो जाएगा। इसी तरह से आप कोई नीचे कुछ और यूज कर सकते हैं। सो इस तरह के प्रोजेक्ट अगर आप देखोगे तो ये कोविड के बेस में थोड़े से अच्छे भी लगते हैं कि आप यहाँ पर पूरा के पूरा टचलेस बना रहे हो, जहाँ पे एक ही स्विच को आप बार बार यूज नहीं कर सकते हो। जो पब्लिक एरियाज की लाइट है, अगर आपकी सोसाइटी है तो वहां पर जो लाइट है वो इस तरह से आप स्टार्ट कर सकते हो, पर ऐसा जो प्रॉब्लम्स है उसे आप फाइनल ईयर के प्रोजेक्ट में नहीं ले सकते, क्योंकि इतना स्मॉल प्रोजेक्ट हो जाएगा। एक बार आप बनाना स्टार्ट करोगे या 2 या 3 दिन में आप कंप्लीट कर दोगे। तो ये भी आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आपका प्रोजेक्ट जो बन रहा है वो वर्दी है या नहीं। वो टोटल जो उसका जो पार्ट है, अगर आप 200 मार्क्स आप गिन रहे हो और आपके टोटल 5 स्टूडेंट्स आप इन्वॉल्व हो, 1000 मार्क्स इस पे डिपेंड करते हैं। सो उस तरह से प्रोजेक्ट के अंदर कुछ एनालिसिस पार्ट हो, कुछ मैथमेटिकल पार्ट हो, कुछ डिजाइन पार्ट हो, कुछ आइडियाज हो, ये सारे कॉम्बिनेशन को आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। तो आइडिया के फॉर्म में आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे, पर अगर सिर्फ आइडिया से कुछ काम नहीं चलेगा, आपको साथ साथ में ये भी देखना है कि इसके पीछे कुछ और मैथमेटिकल प्रॉब्लम और कुछ और एनालिसिस इन्वॉल्व है या नहीं। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट कंट्रोलर की, दैट इज आर्म कॉर्टेक्स M4 कंट्रोलर। सो जब जब मैंने आपको लिमिटेशन बताई थी, सो ये कंट्रोलर आप कब सिलेक्ट कर सकते हो, आर्म कॉर्टेक्स M4। सो मैंने आपको लिमिटेशन बताई थी 8051 कंट्रोलर की, कुछ फ्रीक्वेंसी के बाद आप उस कंट्रोलर को यूज नहीं कर सकते। सो उस केस में आप कोई भी कंट्रोलर सिलेक्ट कर सकते हो। मैं जो कंट्रोलर सिलेक्ट करता हूँ दैट इज आर्म कॉर्टेक्स M4। सो ये कंट्रोलर्स है, इसकी अराउंड मुझे 100 पिन आईसी से आई थिंक अराउंड, और मैं जो ये जो ऑपरेट होता है, इसकी जो बस फ्रीक्वेंसीज है, जो एडवांस बस है, वो अराउंड 128 मेगाहर्ट्ज है। सो दिस इज योर एडवांस माइक्रो कंट्रोलर आर्म कॉर्टेक्स M4। इसका जो नंबर है मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, दैट इज STM32F407VG। इसके और भी वर्जन मार्केट में अवेलेबल है, आप उसमें से किसी भी कंट्रोलर को यूज कर सकते हो। सो इसकी जो प्राइस रेंज है, मैंने जहां तक परचेज इसी आज से 2-3 साल पहले, सो अराउंड 2K है। सो 2K से 3K की रेंज में ये आपको मिल जाएगा। कि जो भी इसकी जो सिंकिंग एंड सोर्सिंग कैपेबिलिटी है वो, और आपके आईजीबीटी मॉड्यूल की या आपकी जो ऑप्टिकल आइसोलेशंस की है, वो दोनों की कॉम्पैक्ट जो सिंकिंग एंड सोर्सिंग कैपेबिलिटी, वो दोनों मैच नहीं हो पाएगी, वो हम जानते हैं। सो उसके लिए ये जो पूरा ड्राइवर कार्ड है, जिस तरह से वहां पे ड्राइवर कार्ड था, तो इसी तरह से ये पूरा ड्राइवर कार्ड है। सो ये ड्राइवर कार्ड भी आप यूज कर सकते हो, पर अगर आप ड्राइवर कार्ड यूज करने जाओगे तो कॉस्ट थोड़ी सी बढ़ेगी। आपको कहाँ से मिलेगा, अगर आपको चाहिए, अगर इंटरेस्ट हो तो भी मुझे बता देना, मैं आपको इसकी भी लिंक दे दूंगा। मुझे जहां तक याद है ये 10 से 20K के बीच का कोई प्राइस है। मैंने जो परचेज किया था आई थिंक 2014-15 में परचेज किया था, अराउंड 12K के आसपास, ऐसा मुझे याद है। सो ये जो पूरी किट है, इसमें भी 2 वर्जन है। एक, या तो आप इसमें सी कोड से काम कर सकते हो। सो अगर आप सी कोड में आपको सी कोड पे काम करना अच्छा लगता है, एम्बेडेड सी, जो कि मुझे भी काफी अच्छा लगता है, तो उस वक्त हम इस किट को यूज करते हैं। दूसरा, कई बार हमारे पास स्टूडेंट ऐसे आते हैं, सर काम तो करना है पर सी में काम नहीं करना है, माइक्रो कंट्रोलर हमें नहीं पसंद है। तो ऐसे वक्त में ये जो किट है, इसी किट का दूसरा वर्जन है जो आपको ऑटो कोड सॉफ्टवेयर देगा। सो ऑटो कोड में हम यहाँ पे क्या यूज करते हैं, आई एम यूजिंग वाइजूम सॉफ्टवेयर। सो वाइजूम सॉफ्टवेयर का क्या एडवांटेज है, आप मैटलैब से फैमिलियर हो तो आपको क्या करना है, आपको मैटलैब में साइन जनरेट करना है, आपको मैटलैब में ट्राइंगल जनरेट करना है, और ये दोनों को आप जब कंपेयर करोगे मैटलैब में, तो आपको क्या मिलेगा, पीडब्ल्यूएम। सो वो पीडब्ल्यूएम को आप डिजिटल आईओ पिन में दे दीजिए, या इसकी जो टाइमर पिन यहाँ पे जो अवेलेबल ऑप्शन है उसमें से कोई भी ले सकते हो, तो वो आपको एक ऑटो कोड जनरेशन सॉफ्टवेयर की हेल्प से आपको आउटपुट यहाँ पे डायरेक्टली मिल जाएगा। तो इस तरह का ऑप्शन भी हमारे स्टूडेंट्स काफी बार सिलेक्ट करते हैं जब जब उन्हें सी कोड में प्रॉब्लम्स हो। तो जब भी आपको सी कोड में प्रॉब्लम्स हो और आप हाई फ्रीक्वेंसी पे काम करना चाहते हो, तो उस वक्त आप इस केस या इस तरह के मॉड्यूल को प्रीफर कर सकते हो। और अगर आपको इस तरह से कॉस्टिंग में नहीं जाना है, तो आप डायरेक्टली ये काफी वेबसाइट पे अवेलेबल है। मैंने जो परचेज किया था शायद एलिमेंट 14 से परचेज किया था, अभी तो मुझे याद नहीं है, बट मोस्टली मैंने एलिमेंट 14 से परचेज किया था। तो वहां से आप इस तरह का कार्ड ले सकते हो और ड्राइवर आईसी आप खुद बना सकते हो। 74LS37367 और IR2110 का कॉम्बिनेशन कुछ इतना कॉस्टली आपको नहीं पड़ेगा। चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं डी स्पेस। जब हमने लिया ही है तो इसको भी हम यहाँ पे कवर कर लेते हैं। तो डी स्पेस CPL1104।
सो ये जो कंट्रोलर्स है काफी कॉस्टली है, इसकी जो मुझे याद है 2014 की कॉस्ट ये अराउंड 5 लाख था। सो ये जो इसकी क्या एडवांटेज रहती है, दिस इज डायरेक्टली कनेक्टेड विथ योर माइक्रो कंट्रोल, सॉरी, दिस इज डायरेक्टली कनेक्टेड विथ योर पीसी, राइट, एंड दिस विल प्रोवाइड योर डिजिटल आईओ पिन। सो यहाँ पे आपके पास डिजिटल आईओ, एनालॉग इनपुट, ये सारी पिन्स है एंड यू कैन डायरेक्टली यूटिलाइज। सो यहाँ पर भी वही ऑप्शन रहेगा, आप इन योर कंप्यूटर you can select sign, you can select triangles and you can generate PWM. There are some other things are also there, वो हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करते, पर एक ऑप्शन यहाँ पर मैं आपको बता दूं, यहाँ पर अगर आपके पास 5 लाख या तो आपकी कॉलेज के पास फाइनेंशियल सपोर्ट है तो ही आप इस तरह के ऑटो कोड जनरेशन पे जाइए, वरना आप वाइजूम ले लीजिए, ये उसी की जगह पे अभी आपको 20 से 30 के में आपको वाइजूम में सपोर्ट मिल जाएगा। और परफॉर्मेंस की मैं बात कर दूं तो मैंने इस कंट्रोलर को यूज किया था डिस्प्ले CPL 1104 फॉर 6 फेज PWM जनरेशन। सो मैक्सिमम जो फ्रीक्वेंसी मैंने अचीव की थी वो 5K से भी लेस थी, सो 4K से थोड़ी ज्यादा और 5K से कम। तो हम क्या करते हैं, वी आर एक्चुअली इंक्रीजिंग द स्विचिंग फ्रीक्वेंसी और चेक करते हैं कहां तक हमें अच्छे से PWM मिल रहे हैं। सो 2K 3K 4K तक अच्छे से, पर जैसे ही हम 5 किलोहर्ट्ज से ऊपर गए इसकी फ्रीक्वेंसी जो स्विचिंग पल्सेस है वो डिस्टॉर्टेड होने लगे। तो इसका जो लिमिटेशन है वो 5 किलोहर्ट्ज है, जबकि मैंने जो आपको ये जो बताया ऑप्शन सी कोड जनरेशन, उसमें आप इजीली 10 किलोहर्ट्ज पे जा सकते हो। इवन विद वाइजूम आल्सो आप 5 किलोहर्ट्ज से तो ऊपर ही जा सकते हो, पर इसकी भी कुछ लिमिटेशंस है वाइजूम की, वो जब कभी हम डिटेल में इस बारे में बात करेंगे 6 फेज की अगर केस हम अगर डिटेल में आप मेरे साथ जुड़े रहे और अगर हम बात करेंगे तो उस वक्त हम डिस्कस करेंगे। सो चलिए अब आगे चलते हैं, ब्लॉक डायग्राम ऑफ पीएफडी जो आगे हम लोग रिफर कर ही चुके हैं। यहाँ पे मैंने आपको ये बता दिया कि इसके अंदर आपके पास यू आर हैविंग मैटलैब एंड यू यूज वाइजूम टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर और मे बी पॉसिबल दिस टू कॉम्बिनेशन, जहाँ पे आप आरटी लैब भी यूज कर सकते हो, वो भी इतना ही कॉस्टली होता है जितना कि आपका डिस्पेस है, और या तो आप डिस्पेस पे जा सकते हो। ये सारे ऑप्शन आप अगर नहीं रिफर करना चाहते हो तो दिस इज ऑल्सो गुड। तो यहाँ पे आपको क्या चाहिए, यू रिक्वायर STM32F407 और आपको मैटलैब के अंदर इसी का डायरेक्ट सपोर्ट मिल जाएगा। सो जैसे ही आप वाइजूम इंस्टॉल करोगे सो आपको इसका मैटलैब के साथ का इंटरफेस मिल जाएगा और यहाँ पे आपको डिफरेंट डिफरेंट ब्लॉक मिल जाएंगे। सो कभी वक्त मिला तो हम इसके ऊपर भी डिटेल में वीडियो बनाएंगे। एनीवे, सो ये आपका माइक्रो कंट्रोलर हो गया, ये आपके पल्स जनरेट करके आपके इन्वर्टर को देगा। यहाँ पे मैंने रखा हुआ है इंडक्शन मोटर, बस याद रखना आप कोई भी मोटर सिलेक्ट कर सकते हो डिपेंडिंग ऑन योर चॉइसेस। सो दिस इज स्पीड कंट्रोल दैट आई हैव यूज्ड, जैसे जिसकी मैंने आपको अभी भी बात की थी, स्पीड कंट्रोल ऑफ 6 फेज इंडक्शन मोटर। सो ये मैंने सी कोड जनरेट किया हुआ था एंड दिस सी कोड इज अल्टीमेटली यूटिलाइज्ड एंड दिस इज योर 2 इन्वर्टर, ये जो आपको 2 इन्वर्टर दिख रहे हैं और दैट 2 इन्वर्टर्स विल सप्लाई दिस 6 फेज इंडक्शन मोटर। सो दिस इज 6 फेज SPWM टेक्निक। नाउ दिस इज माय मोस्ट फेवरेट टाइप्स ऑफ PWM टेक्निक्स, और यहाँ से आप देखो सिर्फ PWM टेक्निक की कितनी कितनी आप मेथड यूज कर सकते हैं। सो फर्स्ट इज साइनोसॉइडल PWM टेक्निक, सेकंड वन इज जीरो सीक्वेंस PWM टेक्निक। जीरो सीक्वेंस में भी आपको 2 टाइप मिल जाएगी, दैट इज 1/4, आप कौन सा हार्मोनिक इंजेक्शन करते हो और उसका मैग्नीट्यूड कितना रखते हो, दैट इज 1/4 एंड 1/6। देन यू कैन डू द कन्वेंशनल स्पेस वेक्टर PWM, डिसकंटिन्यूअस स्पेस वेक्टर मॉड्यूलेशन टेक्निक। यहाँ पे आप पॉजिटिव 120 डिग्री क्लैंपिंग, नेगेटिव 120, 60 डिग्री क्लैंपिंग, कंटिन्यूअस क्लैंप, 20 डिग्री क्लैंप, 15 डिग्री, 40 डिग्री, ये सारी PWM टेक्निक्स है। ये सारी के सारी कहां पर है, 3 फेज में अवेलेबल है। सो अगर आपको इसके बारे में डिटेल में जानना है तो फिर से मैं आपको यही रिफर करूंगा, जी नारायण सर का एक वीडियो लेक्चर सीरीज है जिसमें सिर्फ 40 लेक्चर्स अवेलेबल है, किस पर, PWM टेक्निक पर। 40 लेक्चर्स बेस्ड ऑन PWM टेक्निक और काफी यूजफुल है। अब बिलीव नहीं करोगे, मैंने अराउंड 24 PWM टेक्निक्स डेवलप की हुई है। आई हैव रिफर्ड जी नारायण सर वीडियो लेक्चर्स। जी नारायण सर के वीडियो लेक्चर में जो भी PWM टेक्निक 3 फेज के लिए इंप्लीमेंट हुई, मैंने उसको ध्यान से पढ़ा और उसके एनालिसिस 6 फेज में एक्सटेंड कर दी। सो इसमें से अगर आप कोई भी PWM टेक्निक लोगे तो जितने भी मैंने हार्डवेयर सपोर्ट आपको बताया उसी से ये सारी चीजें कर सकते हो। मान लो आप साइनोसॉइडल PWM टेक्निक करना चाहते हो, आपके पास इंडक्शन मोटर नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यू कैन यूज योर रेजिस्टिव एलिमेंट। मैं आपको मेरा ही एक किस्सा बता दूं, फिलहाल हम वी आर वर्किंग ऑन 6 फेज कॉमन मोड वोल्टेज रिडक्शन टेक्निक। ओके, वी आर वर्किंग ऑन 6 फेज कॉमन मोड वोल्टेज रिडक्शन टेक्निक। ये एक प्रोजेक्ट था जो मेरे एक मास्टर के स्टूडेंट्स कर रहा था। जैसे ही मार्च आया लॉकडाउन लग गया, जैसे ही लॉकडाउन लग गया मेरी जो मोटर थी वो मेरी पीएचडी की जो मोटर थी वो अवेलेबल थी SVNIT में,
और ये जो लड़का था वो हम लोग जो काम कर रहे थे वो स्केट कॉलेज में काम कर रहे थे। अब प्रॉब्लम्स क्या हुआ, जैसे ही एसवीएनआईटी लॉकडाउन लग गया तो वहां पे किसी को एंट्री अवेलेबल नहीं थी, और हमारी मोटर कहाँ पर थी, एसवीएनआईटी में। अब क्या हुआ, मार्च अप्रैल में जून से कॉलेज खुल गई, और अब जो है इस लड़के को पूरा उसका प्रोजेक्ट सबमिट करने का टाइम आ गया। अब उस वक्त में एसवीएनआईटी की जो पूरी एक हॉस्टल है वो हो गई आपकी कोविड कोविड हॉस्टल, कोविड हॉस्टल। सो वहां पे कोविड पेशेंट को रखा गया, तो पूरी की पूरी एसवीएनआईटी के अंदर एंट्री जो है वो बंद हो गई, और हमारी मोटर वहीं पर थी। अब इस केस में हम क्या करें, तो इस केस में हमने क्या किया, वी आर यूजिंग आर लोड। हमने 6 फेज आर लोड का यूज किया। जब आप कॉमन मोड वोल्टेज मेजर करना चाहते हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप आर लोड लेके करो या मे बी पॉसिबल है आप आर एल लोड लेके करो। इसी तरह से आप स्विचिंग लॉस करते हो, तो स्विचिंग लॉस एनालिसिस देखिए मैं यहाँ पे आपको टॉपिक पे दे रहा हूँ, switching design of PWM technique that can reduce switching loss of inverter. Design of PWM technique that can reduce common mode voltage analysis. Design of PWM technique that can reduce your stator current TAT. Design of PWM technique that can reduce torque ripple. सर आप ये सब टर्म बोल रहे हो पर हमें पता नहीं चल रहा है, पता चलेगा अगर आप ये वीडियो लेक्चर ध्यान से देखोगे तो। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पर ये पूरी सारी सब चीजें एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, मैं सिर्फ आपको आइडिया दे सकता हूँ कि आप किस किस एरिया के अंदर आप काम कर सकते हो। सो अगर मान लो कि आप, मैंने जैसे आपको एग्जांपल दिया, अगर आप स्विचिंग लॉस पे काम करना चाहते भी हो तो उस केस में जनरली हम क्या करते हैं, मोटर को हटा के आरएल लोड लगाते हैं, क्योंकि स्विचिंग लॉस आप क्या करते हो, डिफरेंट डिफरेंट पावर फैक्टर एंगल पे मेजर करना चाहते हो। तो अगर आप डिफरेंट डिफरेंट पावर फैक्टर एंगल लेना चाहते हो, इसका मतलब हुआ आप आर और एल को वेरी करना चाहते हो, तो वो आपको इंडक्शन मोटर के साथ ऐसे भी अच्छे से नहीं मिल पाएगा। सो आप क्या करोगे, आप आर एल लोड लोगे और एल को वेरी करोगे, तो आप यहाँ पर भी तो आर एल लोड लेते ही हो। Anyway, so this is what we are going to this is what you can select your project topic for your final year. Even for your master degree also you can select any PWM technique and you can select some different parameter. So let me write down आप कौन कौन से पैरामीटर ले सकते हो। आप ऐसी PWM टेक्निक यहाँ पे डिजाइन कर सकते हो जिससे आपका परसेंटेज TFT रिड्यूस हो। आप ऐसी PWM टेक्निक डिजाइन कर सकते हो जिससे आपका स्विचिंग लॉस कम हो। आप ऐसी PWM टेक्निक भी डिजाइन कर सकते हो जिससे आपका कॉमन मोड वोल्टेज कम हो। आप ऐसी भी PWM टेक्निक डिजाइन कर सकते हो जिससे आपका टॉर्क रिपल कम हो। सो इस तरह से ये डिफरेंट पैरामीटर्स है। सो ये डिफरेंट पैरामीटर्स के हिसाब से आप आपकी PWM टेक्निक इसमें से एनालिसिस करके डिसाइड कर सकते हो, और आप बता सकते हो कि ये PWM टेक्निक जो है स्विचिंग लॉस के लिए बेटर है, ये PWM टेक्निक जो है TFT के लिए बेटर है, ये PWM टेक्निक कॉमन मोड वोल्टेज के लिए बेटर है। सो इस तरह से आप आपके मास्टर डिग्री का प्रोजेक्ट भी इसमें से सिलेक्ट कर सकते हो। और अगर आप मान लो कि आप चाहते हो कि आपको सिर्फ और सिर्फ सिमुलेशन करना है और आप बीटेक लेवल पे हो, तो आपको इसमें से 3 या 4 या 5 PWM टेक्निक लेके उसका पूरा एनालिसिस आपको मैटलैब सिमुलिंक मॉडल से बताना होगा। सो ये सिर्फ मैंने ब्लॉक डायग्राम उन लोगों के लिए रखा है जो थोड़ा बहुत वाइजुम से जानते हैं। ये एसपीडब्ल्यूएम का वाइजुम मॉडल है, तो ये उन स्टूडेंट्स के लिए जो ऑलरेडी वाइजुम जानते हैं, तो वो थोड़ा बहुत इसको रिफर करके अपनी प्रोजेक्ट में हेल्प ले सकते हैं। सो दिस इज व्हाट द रिजल्ट दैट वी ऑब्टेन। ये हमारा मॉड्यूलेटिंग वेवफॉर्म है, अपर वन ये हमारा मॉड्यूलेटिंग वेवफॉर्म है, दिस इज माय स्टेटर करंट, और ये इसका हार्मोनिक एनालिसिस है। अच्छा, हार्मोनिक एनालिसिस में भी मैं आगे आपको बताऊंगा। अगर आप हार्मोनिक मेजर करना चाहते हो हार्डवेयर में तो आप कैसे कर सकते हो, इस पे भी अगर मैं चाहूँ तो अगर आप लोगों का सपोर्ट रहा तो कोई एक वीडियो हम ऐसा बनाएंगे जिसमें हम आपको ये भी बताऊंगा कि आप किस तरह से पावर क्वालिटी मेजरमेंट, मतलब कि जो हम यूज करते हैं पावर क्वालिटी मेजरमेंट के लिए जो सॉफ्टवेयर है, सॉरी हार्डवेयर है, उसके बिना भी आप सिर्फ और सिर्फ आपके कन्वेंशनल डीएसओ से आप टीएटी कैसे मेजर कर सकते हैं। चलिए, सो दिस इज द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ थर्ड हार्मोनिक इंजेक्टेड पीडब्ल्यूएम टेक्निक, और ये जो है वेवफॉर्म्स है ये थर्ड हार्मोनिक इंजेक्टेड पीडब्ल्यूएम टेक्निक का वेवफॉर्म्स। सो दिस इज अगेन मॉड्यूलेटिंग वेवफॉर्म, this is your stator current and this is your harmonic spectrum. So this is SVPWM using Voisin. So जो लोग SVPWM से familiar है उसे मैं बता दूं कि ये आपका पूरा ब्लॉक डायग्राम से आप इस तरह से पूरा के पूरा आपका SVPWM इंप्लीमेंट कर सकते हैं। So this is your modulating waveform. जो लोग SVPWM से familiar है उन्हें पता होगा this is slightly third harmonic injected type of modulating waveforms. Okay, and this is your stator current and this is your harmonic spectrum. So this is discontinuous PWM टेक्निक। जैसा कि मैंने आगे भी बताया था, ये सारी जो PWM टेक्निक है वो कंटिन्यूअस है। कंटिन्यूअस का मतलब होता है आप एट अ टाइम एवरी फेजेस आर गोइंग टू बी ऑन। सो डिसकंटिन्यूअस में हम क्या करते हैं, कोई एक फेज को या तो ऑन या तो ऑफ स्टेट में रख देते हैं। सो यहाँ पे आप देखोगे जैसे फॉर एग्जांपल ये मेरा मॉड्यूलेटिंग वेवफॉर्म है, इस ड्यूरेशन में लेट मी राइट, इस ड्यूरेशन में आपका एक फेज कंटिन्यूअसली ऑन रहता है और इस ड्यूरेशन में
आपका दूसरा फेज कंटिन्यूसली ऑन रहता है। इसके बारे में डिटेल में मैंने आपको कहा, उस तरह से आपको वो वीडियो लेक्चर सीरीज देखनी होगी। सो ये हमारा स्टेटर करंट और ये हमारा हार्मोनिक स्पेक्ट्रा है, ये हमारा मॉड्यूलेटिंग है। सो ये दूसरी पीडब्ल्यूएम टेक्निक है। यहाँ पर आप देखोगे उसमें पॉजिटिव क्लैंपिंग था, इसमें नेगेटिव क्लैंपिंग है। सो वहां पर कंटिन्यूसली स्विच ऑन रहती थी, यहाँ पे कंटिन्यूसली स्विच ऑफ रहती है। ये हमारा हार्मोनिक करंट, हार्मोनिक स्पेक्ट्रा। तो ये सारा, ये डिसकंटिन्यूअस पीडब्ल्यूएम टेक्निक 60, ये डिसकंटिन्यूअस पीडब्ल्यूएम टेक्निक 30। यहाँ पे आप देखोगे तो 30-30 डिग्री का इंटरवल में उसे डिसकंटिन्यूअस करते हैं। सो ये डिसकंटिन्यूअस पीडब्ल्यूएम टेक्निक 25, 45 ये एनालिसिस है। ये मैंने एनालिसिस किया हुआ है इन टर्म्स ऑफ स्टेटर करंट टीएनटी। और इस तरह के एनालिसिस में आप बता सकते हो, डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज की रीडिंग लेके आप बता सकते हो कि कौन सी पीडब्ल्यूएम टेक्निक जो है वो कौन से मॉड्यूलेशन इंडेक्स अल्टीमेटली डिपेंड करता है स्पीड। जैसे कि ये हो गया योर हाईएस्ट स्पीड, ये हो गया आपकी लेटेस्ट से रेटेड स्पीड, not rated, you can say that your modulation index is 1.15. So let me consider this is your when motor operated at 50 hertz। अब उसकी स्पीड डिपेंड करती है आपकी लोडिंग कंडीशन पे। और ये पोर्शन हो गया जब आपकी फ्रीक्वेंसी जो है दैट इज 0 हर्ट्ज। अल्टीमेटली दिस इज योर फ्रीक्वेंसी रेंज, राइट। सो ये यहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो आप यहाँ पे एनालिसिस करके बता सकते हो कौन सी पीडब्ल्यूएम टेक्निक अच्छी है, कौन सी पीडब्ल्यूएम टेक्निक अच्छी है लो रेंज में, कौन सी पीडब्ल्यूएम टेक्निक आपको सबसे ज्यादा लॉसेस देगी हार्मोनिक, कौन सी पीडब्ल्यूएम टेक्निक आपकी लो स्पीड में हार्मोनिक एनालिसिस ज्यादा देगी। तो इस तरह से प्रोजेक्ट भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। ये दूसरा एनालिसिस जैसे कि मैंने आपको बताया स्विचिंग लॉस पे भी आप कर सकते हो। ये सारी चीजें 3 फेज के लिए, अगर आप 5 फेज, 6 फेज, 7 फेज इस तरह से जाओगे तो आपके पास यही चीज वापस आएगी। सो यहाँ पर हमने क्या किया हुआ है, लेटेस्ट से मैंने जैसे आपको आगे बताया डिफरेंट डिफरेंट पावर फैक्टर एंगल पे आपका स्विचिंग लॉस वेरी कर रहा है। सो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट पावर फैक्टर पे हमने एंगल पे स्विचिंग लॉस कैलकुलेट किया हुआ है। सो ये जैसे कि कन्वेंशनल पीडब्ल्यूएम टेक्निक जो है, तो ये कन्वेंशनल पीडब्ल्यूएम टेक्निक का हमारा स्विचिंग लॉस है जो हमेशा कांस्टेंट रहता है, वो पावर फैक्टर पे डिपेंड नहीं करता है। बाकी जैसे जैसे आप पावर फैक्टर चेंज करते हो वैसे वैसे आपका स्विचिंग लॉस जो है वेरी करता है। सो दिस विल अगेन डिपेंड्स ऑन योर पावर फैक्टर एंगल, और पावर फैक्टर एंगल आप कैसे चेंज करते हो, बाय चेंजिंग आरएल लोड। तो यहाँ पे कई बार हम इंस्टेड ऑफ मोटर क्या लगा देते हैं, आरएल लोड। अभी जैसे मैंने सोचा था वी आर गोइंग टू कवर ऑल मोटर्स कंट्रोल पार्ट, बट इस पार्ट के अंदर मैं पूरी मोटर कवर नहीं कर पाया, अभी भी बाकी है, दैट इज एडवांस कंट्रोल टेक्निक। सो एडवांस कंट्रोल टेक्निक हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।